पिछले 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, बेसिस। और उसमें हमने कई सारी बातें देखी हैं कि किस तरह से हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस को क्लासिफाई किया गया है और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिससे हम हार्ड या सॉफ्ट एसिड्स और बेसिस को क्लासिफाई कर सकते हैं। वो अगर कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वो हार्ड सॉफ्ट एसिड्स और बेसिस की तरह बिहेव करते हैं। साथ में हमने एक हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस के लिए एक लॉ देखा, पियर्सन का लॉ, और जिसमें हमने देखा कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है, उनका अट्रैक्शन ज्यादा होता है और एक स्टेबल कंपाउंड वहां पे बनता है। तो हार्ड हार्ड एसिड बेसिस के बीच में और सॉफ्ट सॉफ्ट एसिड्स और बेसिस के बीच में ज्यादा अच्छा अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जबकि अगर हम हार्ड एसिड लें और सॉफ्ट बेस लें या इसका उल्टा कर दें तो हमको उतना अच्छा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म नहीं करता या हमें इतना अच्छा कंपाउंड नहीं मिलता। कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हमने देखा, जैसे कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं और वहां पर हम देखें कि अगर एक ही टाइप के लिगेंड्स हमारे पास में अगर वहां प्रेजेंट हैं तो एसिड और बेस, क्योंकि जितने भी लिगेंड्स होंगे वो ज्यादातर क्या काम करते हैं, बेसिस का काम करते हैं, और जो सेंट्रल मेटल एटम है कॉम्प्लेक्स का वो एसिड का काम करता है। तो अगर सभी लिगेंड्स एक जैसे हैं तो सिंपल रूल वहां पर काम करता है कि एसिड और बेस दोनों ही हार्ड या सॉफ्ट होने चाहिए, तभी हमें एक स्टेबल कंपाउंड या एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है। लेकिन अगर हमारे पास में एक से ज्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट हो, तो एक से ज्यादा लिगेंड्स अगर हमारे पास में प्रेजेंट है तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जो बेस आकर के स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, तो उसके लिए जरूरी ये है कि जो एक से ज्यादा लिगेंड्स हमने लिए हैं वो सेम कैटेगरी के होने चाहिए। मतलब या तो वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सॉरी, या तो वो हार्ड हार्ड हो या वो सॉफ्ट सॉफ्ट होने चाहिए। अगर एक लिगेंड सॉफ्ट है दूसरा लिगेंड हार्ड है तो स्टेबल कंपाउंड हमको नहीं मिलेगा। दोनों ही आपके जो लिगेंड्स हैं, या 3 लिगेंड है या 4 लिगेंड है, जितने भी लिगेंड उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में है, वो सभी कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी यस। चीजें हैं वो हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में स्टडी की है। आज हम इस SHAV प्रिंसिपल के जो एप्लीकेशंस हैं उसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हम इनऑर्गेनिक रिएक्शंस कराते हैं तो वो जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम पहले से ही प्रिडिक्ट करते हैं कि सर ये वाली चीज ब्रेक होकर के और किसी दूसरे कंपाउंड की इस वाले स्पीसीज के साथ में आकर के कनेक्ट हो जाएगी। इस बात को हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किसके बेसिस पर, इस SHAV प्रिंसिपल के बेसिस पर। और नियम आपका वही है, सेम प्रिंसिपल, कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में बेस का साथ। स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो जब रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या हम प्रेडिक्ट पहले से कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो वहां पर आपको बिल्कुल आप इजीली बता सकते हो कि जहां पर हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ में है या सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में है, उस डायरेक्शन के अंदर वो रिएक्शन जो है वो मूव कर जाएगी। जैसे अब हम थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उस स्क्रीन शेयर के बाद में हम देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। और एक बार अभी आप लोग सभी अपना माइक म्यूट कर दो, अविशी और अपूर्वा, प्लीज। थैंक यू। ओके, सो हम कह रहे थे कि केमिकल रिएक्शन जो है उसकी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम इस SHAV प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक कंपाउंड यहाँ पर लेते हैं सीजियम फ्लोराइड, और ये जो सीजियम फ्लोराइड है इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं लिथियम आयोडाइड के साथ। ये हमने लिथियम लिया और ये लिथियम आयोडाइड लिया। अब हम कहें
कि साहब ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इन दोनों चीजों का पता लगाने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय जो सीजियम क्लोराइड आपके पास में है या लिथियम आयोडाइड आपके पास में है, ये किस तरीके के सॉल्ट है। तो अगर हम सीजियम की बात करें तो सीजियम जो होता है वो एक सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करता है। सॉफ्ट एसिड को मैं यहाँ पर SA से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। और ये जो आपका फ्लोरीन है या जो फ्लोराइड है, ये क्या है, ये आपका हार्ड बेस है। ये क्या है, हार्ड बेस। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम छोटे आकार का होता है, तो आपको मालूम है ये क्या होगा, हार्ड एसिड है। और आयोडीन जो है उसका साइज बड़ा होता है, तो यहाँ पर आप इजीली बता सकते हो कि ये सॉफ्ट बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो आप यहाँ देखो इनका कॉम्बिनेशन क्या है, सॉफ्ट हार्ड, हार्ड सॉफ्ट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सीजियम क्लोराइड है या ये लिथियम आयोडाइड है, ये स्टेबल नहीं है। और जब ये स्टेबल नहीं है तो ये रिएक्शन इजीली हो सकती है। और इस रिएक्शन जब इजीली हो सकती है तो क्या बनेगा, हम यहाँ पर देखते हैं कि सीजियम जो है तो एक सॉफ्ट एसिड है। सीजियम एक सॉफ्ट एसिड है, वो सॉफ्ट बेस के साथ में, सॉफ्ट बेस क्या है, सॉफ्ट बेस है हमारे पास में आयोडाइड। तो सीजियम जो है वो आयोडाइड के साथ में मिलकर के सीजियम आयोडाइड बनाएगा। और अगर हम यहाँ पर लिथियम को देखें तो लिथियम जो है वो एक हार्ड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और हार्ड एसिड, ये लिथियम हार्ड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और हार्ड बेस हमारे पास में यहाँ पे फ्लोराइड है, ये फ्लोराइड हार्ड बेस है, तो यहाँ पर हम लिथियम के साथ फ्लोराइड को अटैच कर देंगे। तो सीजियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड, ये प्रोडक्ट बनेंगे जब हम सीजियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, या आप ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन इजीली हो जाएगी। तो पहले से ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हमने ये दो कंपाउंड्स बताए कि साहब इसकी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो आप इजीली बता सकते हो कि साहब ये सॉफ्ट एसिड्स और हार्ड बेस जो है आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये स्टेबल है नहीं। तो जब हम इनकी रिएक्शन करेंगे तो ये आसानी से हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ में और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट एसिड के साथ में रिएक्शन करके और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इस तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं। इस तरह से दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास में यहाँ पे बेरिलियम आयोडाइड है और अगर आप उसकी रिएक्शन मर्क्यूरी फ्लोराइड से कराते हो, तो ये 2 स्टेज में। अब यहाँ पर आप देख लो, अब बेरिलियम क्या है, बेरिलियम का साइज छोटा होता है, इसलिए ये क्या है, ये हार्ड एसिड की तरह बिहेव करता है। कुछ कंडीशंस आपको जो मैंने बताई हैं वो आप यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हो। यहाँ पर ये आयोडाइड जो है वो सॉफ्ट बेस की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ Hg की अगर हम बात करें तो Hg जो है वो एक हार्ड एसिड की तरह बिहेव करता है। और फ्लोराइड जो है वो, सॉरी 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 सॉरी, हाइड्रोजन का साइज तो बड़ा होता है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करता है और फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो ये हार्ड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अब आप यहाँ पर हार्ड हार्ड को, ये हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट को इजीली कंबाइन कर सकते हो। इसको इसके साथ में कंबाइन करो और इसको इसके साथ में कंबाइन करो, तो क्या बन जाएगा, ये बेरिलियम जो है वो फ्लोराइड के साथ में और हाइड्रोजियम जो है वो आयोडाइड के साथ में रिएक्शन कर लेगा। अब ये बेरिलियम भी क्या है, अच्छा ये मैंने क्या लिखा, ये ओके, ये दो हैं, तो यहाँ पे ये दो बैलेंस है। तो इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा और ये रिएक्शन जो है बिल्कुल होगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा देखें, उल्टा देखें मतलब कि आप जैसे मान लो कि रिएक्शन करवाते हैं हम, सीजियम आयोडाइड आपके पास में है और लिथियम फ्लोराइड आपके पास में है। इसकी रिएक्शन आप अगर आप करवाते, हम आपको ये दोनों नहीं दे रहे, इन दोनों को हम नहीं दे रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको ये दो कंपाउंड्स दे रहे हैं और इन कंपाउंड को देख रहे हैं, देख करके कह रहे हैं कि क्या ये रिएक्शन करेंगे। तो आप पहले से यहाँ पे पता लगा लोगे कि साहब ये हार्ड एसिड है, सॉरी ये सॉफ्ट एसिड है और ये सॉफ्ट बेस है, ये हार्ड एसिड है हार्ड बेस है, तो ये पहले से ही स्टेबल है। तो ये इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जो इधर रिएक्शन होगी वो होगी नहीं। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं ये रिएक्शन होगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये पहले ही से ही स्टेबल है, हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन से ये सॉल्ट बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप रिएक्शन को क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो वो रिएक्शन वहां पे हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, बता सकते हो ना इजीली।
एक तो आप लोग थोड़ा सा हाँ ना बोलते रहते हो तो मेरे को Yes, sir. रहता है कि हाँ आप लोग हो, वरना पता चलता है कि सब लोग डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, दूसरी चीज क्या है एक और हम यहाँ पर इस एसएचएबी प्रिंसिपल को यूज करके और इसको अप्लाई कर सकते हैं एक जगह पर, कि हम ये बता सकते हैं कि कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जैसे जो हमने बात की थी कि जो लिगेंड्स आकर के सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो अगर आपके पास में एम्फीडेंटेड लिगेंड है, अब एम्फीडेंटेड लिगेंड आपको पता था कि वहां पर जो दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो डोनर की तरह बिहेव करने लगते हैं, डिपेंड्स कि सिचुएशन कैसी है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में ये है तो यहाँ पर CN है, तो यहाँ पर कार्बन जो है वो डोनर की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन अगर आपके पास में आइसोसाइनाइड है तो नाइट्रोजन डोनर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है ना, तो ये इस एसएजेबी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन किसके साथ में रिएक्शन करता है या नहीं करता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें और उस एग्जांपल को यहाँ देखें, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं ये प्लैटिनम, और इसके साथ में ये थायोसाइनाइड जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, थायोसाइनाइड अटैच्ड है। ठीक है, और यहाँ पर इसके पास में चार्ज है 2 माइनस, ये 2 माइनस इसके पास में चार्ज है। अब अगर हम यहाँ पर देखें और दूसरा एक हमारे पास में कंपाउंड है तो ये है, और ये बना रहा है इस तरह का कंपाउंड और कोबाल्ट का, और इसके पास में चार्ज है 3 माइनस। तो आप ये देखो कि क्या ये दोनों कंपाउंड स्टेबल हैं। ये जो प्लेटिनम के साथ में सल्फर डोनर की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है, और यहाँ पर जो है वो नाइट्रोजन बिहेव कर रहा है डोनर की तरह, तो वाकई प्लेटिनम के साथ में थायोसाइनाइड बनेगा या आइसोथायोसाइनाइड बनेगा। तो देखो प्लैटिनम की अगर हम बात करें तो प्लैटिनम क्या है, प्लैटिनम एक कैसा एसिड है, सॉफ्ट है Soft या हार्ड है, acid. सॉफ्ट एसिड है। अब Soft प्लैटिनम सॉफ्ट acid. एसिड है, और जो सल्फर है वो क्या है, वो सल्फर एक सॉफ्ट बेस है, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉफ्ट एसिड इस सॉफ्ट बेस के साथ में रिएक्शन करके और प्लैटिनम का ये थायोसाइनाइड फॉर्म कर रहा है। ये अगर आप यूं कहें कि अगर मैं प्लैटिनम को इस तरीके से लिख देता, इस तरीके से, तो ये कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। क्यों फॉर्म नहीं होता, क्योंकि ये तो सॉफ्ट है और ये हार्ड एसिड है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब ये होता तो सॉफ्ट सॉफ्ट है नहीं ये, और सॉफ्ट हार्ड है, तो ये एक कंपाउंड फॉर्म नहीं करता। या आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस एम्बिडेंटेड लिगेंड में जो नाइट्रोजन है या जो सल्फर है वो दोनों ही इस प्लेटिनम के साथ में इजीली अटैच होकर के और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे नहीं। जब तक आप सॉफ्ट सॉफ्ट और हार्ड हार्ड को वहां पर कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक वो उस टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता। इसीलिए प्लेटिनम हमेशा क्या करेगा, प्लेटिनम हमेशा थायोसाइनाइड मतलब जो सल्फर है उसके साथ में ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, और कोबाल्ट जो है वो एक हार्ड एसिड है, तो इस नाइट्रोजन हार्ड बेस के साथ में ही कंबाइन होकर के ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो ये आप यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और आप एक और एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि आप नेचर में बहुत सारे ओर्स होते हैं जिनसे जो जो मिनरल हैं जिनसे आप बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जितने भी मिनरल्स आपके नेचर में मिलते हैं वो भी इसी रूल को फॉलो करते हुए मिलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो एक, मैग्नीशियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ओ सॉरी हार्ड एसिड, और कार्बोनेट क्या है, हार्ड बेस। तो ये हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ ही मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि साहब Mg जो है ना वो S के साथ में, सल्फाइड के साथ में, और क्या MgS बनाता है, तो आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो एक हार्ड एसिड है और सल्फाइड क्या है, वो एक सॉफ्ट बेस है।
तो हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस का कहीं पर भी कोई मिलन So, नहीं होता, इसीलिए मैग्नीशियम जो है वो किसके साथ में मिलेगा? मैग्नीशियम हमेशा ऐसे किसी नेगेटिव आयन के साथ के मिनरल में मिलेगा जो कैसा हो, हार्ड बेस hard हो। base. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? Yes, sir. ओके, तो इस तरह से मिनरल्स को भी आप Yes, sir. हाँ बिल्कुल, मिनरल्स को भी आप जब नेचर में देखते हो तो वहां पर भी इस पियर्सन की जो लॉ है, इस लॉ को अप्लाई कर सकते हो और वहां पे देख सकते हो कि जो कंपाउंड है वो प्रॉपर उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब जैसे बहुत से, मैंने कल आपको बताया था कि जैसे कुछ बॉर्डर लाइन एसिड्स और बेसिस होते हैं, बॉर्डर लाइन एसिड्स और बेसिस जिनमें दोनों ही टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि निकल है, ठीक है ना, अब निकल अगर आप लेते हो तो ये एक बॉर्डर लाइन एसिड है। अब बॉर्डर लाइन एसिड होने की वजह से ये कार्बोनेट के साथ में भी और सल्फाइड के साथ में भी, दोनों के ही साथ में क्या बनाता है, मिनरल्स फॉर्म करता है। निकल कार्बोनेट भी मिलता है और निकल सल्फाइड फॉर्म में भी, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पर प्रेजेंट होता है। इसमें दोनों ही टाइप का नेचर, हार्ड और सॉफ्ट एसिड का प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चले? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हम बात करें, जैसे एक होता है कि इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। आपने कैटलिस्ट, Yes, sir. कैटलिस्ट जानते हो ना आप लोग? कैटलिस्ट क्या होते हैं? Sir. क्या होते हैं कैटलिस्ट? सर जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना उसके वेग को बढ़ा देते हैं। वेग को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ओके। और खुद रिएक्शन में भाग नहीं पार्ट लेते। नहीं लेते हैं, या उनका जो ओवरऑल जो नेचर है वो बदलता नहीं है, वो अभिक्रिया के बाद में एज इट इज प्राप्त हो जाते हैं, वो सारे के सारे आप कहते हो कि सब वो कैटलिस्ट हैं। ठीक है ना? सो कैटलिस्ट आपने जब पढ़े होंगे तो आपने पढ़े होंगे कैटलिस्ट दो टाइप के। एक कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की रेट इंक्रीज कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, और एक कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर देते हैं, घटा देते हैं। है ना? तो जो डिक्रीज कर रहे हैं और जो इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बेसिस पर आप कैटलिस्ट को पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हो। ठीक है बेटा, जब बोलो तभी आप लोग प्लीज माइक ऑन किया करो और उसके बाद तुरंत बंद कर दिया करो। ठीक है? महिमा आविशी, क्या बता रहा था मैं? हाँ, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट को आप पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हो जब वो जिस तरह का बिहेव करेगा। अगर वो रिएक्शन रेट को बढ़ाएगा तो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, और रिएक्शन रेट को घटाएगा तो नेगेटिव कैटलिस्ट है। तो नेगेटिव जो नेगेटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, हाँ, तो जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है उसकी रिएक्शन, जब हम उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा रहे हैं, तो नेगेटिव का मतलब है कि एक्टिव साइड्स जो है उनका कम हो जाना। अगर एक्टिव साइड्स कम हो जाएंगी तो रिएक्शन क्या होगी? स्लो रेट से होने लगेगी। ठीक है? या फिर कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आपने कोई रिएक्शन करवाई और उस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट लिया वो शुरू में तो क्या कर रहा है? पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, रिएक्शन को रेट को बढ़ा रहा है। लेकिन जब अब आप चाहते हो कि रिएक्शन का रेट जो है वो उतना नहीं बढ़े जितनी तेजी से ये बढ़ रहा है, ठीक है ना, या जा रहा है, आप अपने कंट्रोल तरीके से उसको बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? उस कैटलिस्ट की पॉइजनिंग कर देते हो या उसकी रिएक्शन रेट को क्या कर देते हो? घटा देते हो। तो अगर उसकी रिएक्शन रेट को घटा दोगे या उसके एक्टिव साइट्स को कम कर दोगे तो उसे हम बोलेंगे पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है? अब पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई कैटलिस्ट आपने लिया और वो अच्छे से रिएक्शन वहां पर, उस रिएक्शन जो भी हमने वहां पे रिएक्टेंट्स लिए हैं उनकी रिएक्शन को करवा करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे? उसके अंदर हम थोड़ा सा क्या करेंगे? थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दिया या कोई फास्फोरस मिला दिया या आर्सेनिक मिला दिया, वो क्या करेगा? उन एक्टिव साइट्स के वो मतलब ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक क्यों कर देगा? क्योंकि पैलेडियम को अगर हम देखें तो मान लीजिए कि पैलेडियम जो है वो सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फाइड या आर्सेनिक, ये सब क्या है? ये सॉफ्ट बेसेस हैं। तो वो सॉफ्ट एसिड था और अब आपने सॉफ्ट बेस उसमें मिला दिया, तो देखो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में एक स्टेबल कंपाउंड बना लेगा। तो वहां पर वो जो कैटलिस्ट है उसकी एक्टिव साइट पर एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा और वो एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाएगी और रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये इस
प्रिंसिपल को हम यूज करके या इस वाली थ्योरी को यूज करके और बहुत सारे कैटलिस्ट जो हैं उनकी क्या कर देते हैं, पॉइजनिंग कर देते हैं। इसी तरह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर भी हम इस को अप्लाई कर सकते हैं कि हार्ड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस की। कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा न्यूक्लियोफाइल के साथ में अटैच होता है, ठीक है ना। और हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो है एसिड और बेसिस की, वो भी आपको पता है कि इलेक्ट्रो या जो पॉजिटिव नेचर का होगा वो इलेक्ट्रोफाइल है, और जो नेगेटिव नेचर का है वो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो वहां से आप भी देख सकते हो कि अगर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ में अटैक होकर के आ रहा है, ठीक है, तो वो रिएक्शन फास्ट होगी, और नहीं तो वो रिएक्शन स्लोअर हो जाएगी। तो इस तरह से काफी सारे एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आप इस एसएचईबी प्रिंसिपल को उस पर अप्लाई करके बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। जिस तरह से बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने में ये कामयाब रहा, बहुत सारी ऐसी भी चीजें थी जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये प्रिंसिपल। जैसे कि हार्ड सॉफ्ट एसिड्स और बेसिस के लिए ये तो बताता है कि रिएक्शन कैसी होगी, या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या नहीं होगी, रिएक्शन रेट क्या होगी, या वो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा या नहीं बनाएगा, लेकिन ये नहीं बताता कि वो एसिड या बेस किस स्ट्रेंथ का है। स्ट्रेंथ के बारे में हार्ड सॉफ्ट एसिड बेसिस का जो प्रिंसिपल है पियर्सन का, वो कोई भी बात हमें नहीं बताता या किसी तरह की कोई प्रिडिक्शन नहीं देता कि वो स्ट्रेंथ वाइज वो एसिड और बेस किस तरह का होगा। ना ही ये बताता है कि वो जो एसिड और बेस है, जो जो हमारा हार्ड हो या सॉफ्ट हो, वो अगर हार्ड एसिड है या सॉफ्ट एसिड है, वो ये नहीं बताता कि वो एसिडिक नेचर उसका कितना ज्यादा है, उसका एसिडिक करेक्टर, ना तो एसिडिक करेक्टर के बारे में बताता है और ना ही उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। इसी तरह से ये कई रिएक्शंस में, क्योंकि आपको पता है चाहे ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो चाहे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हो, सभी पर हम इस पियर्सन के लॉ को यूज करके और बता सकते हैं कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, क्योंकि आपको सिर्फ उसको ब्रेक करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि वो सॉफ्ट एसिड है या हार्ड एसिड है, या बेस सॉफ्ट है या हार्ड है वो। तो वो देख करके हम इजीली उसको, जो उसकी मैकेनिज्म है वो बता तो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे ये मैकेनिज्म बता नहीं पाता। जैसे कि अगर आप एस्टेरिफिकेशन को देखो, एस्टेरिफिकेशन जानते हो आप लोग? सर भूल गए, पता तो था। भूल गए? हाँ सर। ये तो सबसे बढ़िया काम करते हो आप लोग कि अगर आप ईस्टर्स फॉर्म करो, और ईस्टर्स फॉर्म होते हैं जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल इसको आपस में रिएक्ट कराते हैं। तो जब आप इसको रिएक्शन कराओगे इसकी, तो ईस्टर्स फॉर्म होंगे। तो ये मान लीजिए अब रिएक्शन होती है, तो यहाँ एस्टेरिफिकेशन के थ्रू ईस्टर्स फॉर्म हो जाता है। तो ये ईस्टर है। ईस्टर का मतलब होता है आर सी डबल ओ आर, ठीक है। और हाँ, तो ये हमारे पास में आर है, ये हमारे पास में सी डबल ओ है, ये हमारे पास में आर है, तो इसे आप बोलोगे ईस्ट। तो इस रिएक्शन में अब देखो, वैसे तो नॉर्मली आप जानते हो कि जो ये जो एसिड है, एसिटिक एसिड, ये कैसा एसिड है? वीक एसिड है। अब वीक एसिड होने की वजह से ये H प्लस आयन कम देता है, लेकिन फिर भी इसका नाम तो एसिड है ही, और एसिड आप उन्हें बोलते हो जो H प्लस आयन दे देते हैं। H प्लस आयंस देते हो। लेकिन जब आप एस्टेरिफिकेशन करते हो, तो एस्टेरिफिकेशन के अंदर हाइड्रोजन इसका और OH इसका, अगर आप यहाँ देखो तो CH3COO, यहाँ पे CH3COO, और ये जो C2H5 है वो यहाँ आकर के जुड़ गया। तो ये रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है वो सरासर गलत है। इस एसिटिक एसिड से H प्लस नहीं आता है, इस एसिटिक एसिड से OH आता है, और इससे हाइड्रोजन आता है, ठीक है। ये कौन बताता है? ये आप जब इसकी मैकेनिज्म देखोगे तो एसएचबी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो यही वाली होनी चाहिए थी, जो होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि एसिड होने के नाते इसको H प्लस आयन देना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये OH माइनस आयन क्यों दे रहा है, उस बात को ये एक्सप्लेन नहीं करता ये प्रिंसिपल।
ठीक है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा कि सभी रिएक्शंस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, एसिडिक हो सॉरी इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो, तो इसको यहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जहाँ पे सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के साथ में स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, जबकि हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग हार्ड एसिड जो है वो हार्ड बेस के साथ में, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में स्टेबल कंपाउंड बनाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी हैं जहां पे हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में स्टेबल कंपाउंड बनाता है। तो इस बारे में भी ये जो प्रिंसिपल है वो किसी टाइप का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो ये कुछ कमियां हैं जिन कमियों को हम इस SHAB प्रिंसिपल के अंदर देखते हैं। ठीक है, आगे समझ में? यस सर। अभी हम बात करते हैं एक टर्म की जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। ये सिम्बायोसिस, आपकी वॉइस नहीं मेरी वॉइस नहीं आ रही है? अब आई। ओके, अब थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकता है आपके यहाँ या मेरे यहाँ। सिम्बायोसिस की बात करते हैं तो सिम्बायोसिस जो है वो जो टर्म है वो बेसिकली टर्म दी गई है बेसिस के लिए। किसके लिए? बेसिस के लिए ये टर्म दी गई है। और ये टर्म क्या कहती है कि कोई भी बेस, चाहे वो हार्ड बेस हो, वैसे तो आपको पता है कि हार्ड बेस हार्ड एसिड्स के साथ में और सॉफ्ट बेस सॉफ्ट एसिड्स के साथ में स्टेबल कंपाउंड बनाता है ना? अगर हम बेस की बात करें कि ये अगर किसी एसिड पर, चाहे वो हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो, जैसे भी है ये किस तरह से वहां पर रिएक्ट करेंगे या इसकी टेंडेंसी उस किसी कंपाउंड के साथ में अगर हम इसे अटैच कराना चाहते हैं तो इसकी टेंडेंसी किस तरीके की है, कहां पर जाकर के ये अटैच होगा या इसकी रिएक्टिविटी किस तरीके से होगी। तो यहाँ हमेशा एक रूल काम करता है, वो ये कि अगर आप किसी बेस को, चाहे वो हार्ड बेस हो चाहे वो सॉफ्ट बेस हो, अगर आप किसी बेस को किसी कंपाउंड के साथ में रिएक्ट कराते हो तो ये बेस वहां पर जाएगा जहां पर पहले से ही कोई उसी कैटेगरी का बेस प्रेजेंट हो। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि हार्ड बेस हो या फिर सॉफ्ट बेस हो। हार्ड बेस हो या सॉफ्ट बेस हो। अब हार्ड बेस क्या है? कोई भी एक हार्ड बेस का नाम बताओ। हम्म, जैसे मान लो कि फ्लोरीन। बोरॉन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन। क्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन एक हार्ड बेस। तो अगर मैं इस फ्लोरीन को ऐड करूंगा कहीं पर, तो ये हमेशा और हमेशा कहां पर जाएगा? ये हमेशा और वहां पर जाएगा जहां पर पहले से ही हार्ड बेस प्रेजेंट हो। मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से देता हूँ बात। जैसे आपको मान लीजिए कि आपके पास में है BF3 और एक आपके पास में है BH3। आपको पता है दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, हाँ या ना? यस सर। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इसका जो एक साइट है, अगर हम इसको यहाँ पर बात करें, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, अगर हम इसकी बात करें तो ये साइट हमेशा क्या रहती है? वेकेंट रहती है, खाली है, ठीक है ना? और ये खाली है तो यहाँ पर अटैक इजीली हो सकता है, ठीक है? अब मैं इसकी रिएक्शन अगर इस क्लोराइड के साथ में करवा दूं तो क्या ये इस बोरोन के पास जो खाली ऑर्बिटल है उसको अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा? तो मैंने आपको बताया कि अगर ये हार्ड बेस है
और पहले से हार्ड बेस वहां पे प्रेजेंट हो तो ये बिल्कुल इसके साथ में रिएक्शन करके और क्या बना देगा, ये इस तरीके से BF4 माइनस फॉर्म कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शन हाइड्राइड आयन के साथ में करा दूं तो हाइड्राइड आयन क्या है, हाइड्राइड आयन एक सॉफ्ट बेस है। क्या है, सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट बेस। और ये फ्लोरीन जो है वो सारे के सारे हैं हार्ड बेस, तो ये इसके साथ में कंबाइन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शन इस के साथ करा दूं तो आपको पता है ये आपका सॉफ्ट बेस है, तो ये सॉफ्ट बेस पहले से मौजूद इस सॉफ्ट बेस वाले बोरॉन पर आकर के जुड़ करके और BH4 माइनस बना देगा। मेरी बात समझ में आ गई? सिम्बायोसिस यस सर। कि कोई भी बेस, चाहे वो हार्ड बेस हो चाहे वो सॉफ्ट बेस हो, वो हमेशा उन्हीं कंपाउंड के साथ में जाकर के जुड़ेगा जहां पर पहले से ही हार्ड बेस प्रेजेंट हो। और अगर सॉफ्ट बेस जाके जुड़ रहा है तो सॉफ्ट बेस हमेशा वहां उस कंपाउंड में जाकर के जुड़ेगा जहां पर पहले से ही सॉफ्ट बेस प्रेजेंट हो। ठीक है ना, तो हार्ड बेस हमेशा हार्ड बेस पहले से प्रेजेंट है वहीं जाएगा, सॉफ्ट बेस पहले से प्रेजेंट सॉफ्ट बेस है वहीं जाकर के और कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो इसे हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक, ठीक है बेटे, सर। आगे चले। यस सर। अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो हार्डनेस है और सॉफ्टनेस है इसको समझाने के लिए क्या कोई थ्योरी भी है या हम सिर्फ हवा हवा में इस बात को कर रहे हैं। पियर्सन ने जब लॉ दिया तो उसके बाद में कुछ थ्योरीज की भी जरूरत फील होने लगी, क्योंकि कभी भी हम कुछ रूल देते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई थ्योरी भी होनी चाहिए ताकि हम उस रूल को समझा भी सकें। अगर सूरज अगर पूरब से निकलता है तो ये एक लॉ है, लेकिन इसको समझाने के लिए क्या बोलोगे आप, कैसे समझाओगे, क्या थ्योरी दोगे? आप थ्योरी दोगे कि अर्थ जो है वो रोटेट होती है ना? यस सर। हाँ, तो वहां पर आपको कोई ना कोई थ्योरी देनी पड़ेगी। अगर हम अर्थ को रोटेट नहीं कराएंगे तो आपका सुबह और जो मतलब रात और दिन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप कितना भी चीख चीख के बोलते रहो कोई मानेगा नहीं। फिर तो ये हो जाएगा सूरज को सुबह मैं उठा करके पूरब की तरफ रख देता हूँ, फिर बाद में धीरे धीरे किसी डंडी से हिला करके पश्चिम की तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास में कुछ थ्योरीज हैं जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस को बताती हैं। तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई, लेकिन कुछ थ्योरीज ऐसी थी जिन पर हम थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं या ज्यादा से अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझाने में वो कामयाब रही। तो पहली थ्योरी हम बात करते हैं जिस थ्योरी को हम बोलते हैं आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी। आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है? ये थ्योरी ये बताती है बेटे कि जैसे हमने बात करी पियर्सन थ्योरी की कि वो बोलती है, प्रिंसिपल ये बोलता है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ में स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पर आयनिक और कोवेलेंट थ्योरी कैसे इसको एक्सप्लेन करती है? आयनिक थ्योरी, आयनिक एंड कोवेलेंट थ्योरी में अब आप देखो कि पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसका साइज सबसे छोटा हो, हाँ या ना? यस सर। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? वो सॉरी, हार्ड बेस क्या होगा? हार्ड बेस भी वो होगा जिसका साइज सबसे छोटा हो। होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास में है लिथियम, ये एक हार्ड एसिड है और इसके साथ में मैं एक हार्ड बेस जिसे हम बोलते हैं फ्लोराइड वो ऐड कर देता हूं। अब ये हार्ड एसिड है और ये हार्ड बेस है, ठीक है ना? ये हार्ड एसिड और ये हार्ड बेस, इनके बीच का बॉन्ड, क्योंकि ये इसको जो लिथियम है ये फ्लोराइड को किसी ना किसी बॉन्ड के थ्रू या किसी ना किसी अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू या किसी ना किसी मीडियम के थ्रू ही तो अपने पास रख सकता है। अगर कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा
तो ये एक दूसरे के पास आकर के स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे ही नहीं, इसीलिए तो बॉन्ड बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि इस हार्ड एसिड और हार्ड बेस के साइज छोटे होने की वजह से इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब ज्यादा होगा तो इनका नेचर कैसा होगा, आयनिक नेचर होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि साइज जितना छोटा होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जितनी छोटी होगी, उतना ही अट्रैक्शन फोर्स या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही स्टेबल वो कंपाउंड बनेगा। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस आयनिक नेचर के होते हैं और स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है बेटे। यस सर। Okay. अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि साहब सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की। कि सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस किस तरह, तो एक सॉफ्ट एसिड का नाम बताओ। एक सॉफ्ट एसिड का नाम बताओ जल्दी। सिल्वर। सिल्वर। ओके, तो हमने यहाँ पर ले लिया सिल्वर, और हमने एक सॉफ्ट बेस ले लिया आयोडीन, है ना। AgI हमने यहाँ पर फॉर्म कर दिया। अब ये हमारे पास में दो आयंस है, जिसमें एक है हमारे पास में सॉफ्ट एसिड और एक है हमारे पास में सॉफ्ट बेस। अब देखो यहाँ आपको मालूम है कि सॉफ्ट एसिड वो होता है जिसका साइज बड़ा हो, और सॉफ्ट बेस भी वो होता है जिसका साइज बड़ा हो। जब साइज बड़े होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगा नहीं, निश्चित रूप से वहां पे होगा नो सर। नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस काफी अंदर होगा, न्यूक्लियस जब अंदर होगा तो वो अट्रैक्शन उतना नहीं लगा सकता, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड काम करेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या काम करेगा, यहाँ पे पोलराइजेशन काम करेगी। पोलराइजेशन आप समझते ही हो, मैंने आपको बताया भी था कल, पोलराइजेशन इफेक्ट, कि जब ये जो Ag है ये जब इसके पास में आएगा तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, और एक बल्जिंग तैयार हो जाएगी और नेगेटिव आयन एक तरफ आकर के इकट्ठे हो जाएंगे, उसे हम बोलेंगे पोलराइजेशन। और जब पोलराइजेशन होता है तो फाजान रूल अगर आपको याद हो तो वहां पे जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, आया ना। यस सर। तो जब यहाँ पे पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो बॉन्ड कैसा बनेगा, कोवेलेंट, और कैसे नेचर का होगा, स्टेबल, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं वो भी, और आयनिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। लेकिन सोचो कि अगर मैंने एक ले लिया लिथियम जो कि एक हार्ड एसिड है, और मैंने ले लिया आयोडीन जो कि एक सॉफ्ट एसिड है, तो ये मेरे पास में है हार्ड एसिड और ये है मेरे पास में सॉफ्ट बेस, क्या हुआ? अच्छा, ये हुआ ये कि अभी 5 मिनट में ये खत्म हो जाएगा आपका मीटिंग। ओके, ये मैसेज दिखा रहा है, तो अच्छा ठीक है, अभी हम जल्दी जल्दी करते हैं बात। तो अगर मेरे पास में हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस होगा तो आप देखो यहाँ पर कौन सा रूल हम अप्लाई करें, ना तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा इनके बीच में, और ना ही पोलराइजेशन होगी, तो ना आयनिक कैरेक्टर का यहाँ पर अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ना ही यहाँ पर पोलराइजेशन है। तो जब कोई भी नहीं होगा तो ये बॉन्ड कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये थ्योरी जो कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड थ्योरी है वो इजीली इस प्रिंसिपल को जो पियर्सन ने दिया उसको एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक है, अभी अच्छा ये यहाँ पर कितना नेचर होगा, कितना क्या होगा, तो मिसॉन और उसके कोवर्कर्स ने एक यहाँ पर फॉर्मूला दिया, और उस फॉर्मूले के को मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि pKa इक्वल्स टू इसका लॉग वो हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है वो AX प्लस PY प्लस C, ये एक उन्होंने वो दिया क्या कहते हैं इक्वेशन दी, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि साहब जिसमें अब ये है क्या बेसिकली वो मैं पहले आपको बताता हूँ। तो देखो A और B तो जो है वो एसिड के लिए पैरामीटर्स हैं, Y और Z जो है
वो बेसिस के लिए पैरामीटर हैं, और पीके क्या है? पीके वो वैल्यू है जो इन दोनों को एक सिंगल स्केल पर लेकर आती है, और के क्या है? के एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो डिसोसिएशन होगा एसिड और बेसिस का उसके बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, एक टेबल मैंने आपको कल जो बुक का एक पीडीएफ शेयर किया है उस बुक में आप देखना, और वहां पे आप देखोगे कि y की वैल्यू अगर हर एसिड और हर बेस के लिए y की वैल्यू और b की वैल्यू दी गई होगी, तो अगर y की वैल्यू 2.8 से कम आती है तो उसे हम बोलेंगे वो एसिड कैसा है? हार्ड एसिड। और अगर इसकी वैल्यू 2.8 से ज्यादा जाती है, किसकी वैल्यू? y की वैल्यू, ये जो y है ना आपका, ये वाला, ये y, इस y की वैल्यू अगर 2.8 से कम आती है तो हार्ड एसिड है, 2.8 से ज्यादा जाती है तो सॉफ्ट एसिड है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बेसिस के लिए देखें तो पैरामीटर b जो है, ये पैरामीटर b जो है इसके लिए आ जाए, और ये क्या कहता है? ये बोलता है कि b की वैल्यू अगर किससे ज्यादा है? अगर 3 से कम है, 3.0 इससे अगर कम है तो बेस कैसा हो जाएगा? हार्ड बेस हो जाएगा। और अगर 3 से ज्यादा है और 5 से कम है, ठीक है ना, सॉरी मोर देन 5 है, मोर देन 5, ये तो है लेस देन 3 और ये है मोर देन 5, तो उसे हम बोलेंगे सॉफ्ट बेस। तो b की वैल्यू और y की वैल्यू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकाल करके और हम इजीली बता सकते हैं कि वो कितना हार्डर है या कितना सॉफ्टर एसिड और बेस है, ठीक है ना। इसी तरह से एक और थ्योरी दी गई जिसे हम बोलते हैं पाई बॉन्ड थ्योरी, पाई बॉन्ड थ्योरी। अब ये पाई बॉन्ड थ्योरी है क्या? पाई बॉन्ड थ्योरी ये है जो मुलिकन और चैट ने दी थी, और वो ये बताती है कि सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन जो है उसको हार्ड का नहीं बताती है, ये सिर्फ सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन को बताती है। और सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन को कैसे बताती है? तो ये बोलते हैं कि देखो सॉफ्ट एसिड्स जितने भी होंगे उनका लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये मैंने कल भी आपको जैसे जब उसमें कंडीशंस में देखा था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? लो होगा, क्योंकि आपने देखा था कि हाई जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो हार्ड होता है। लेकिन सॉफ्ट कौन होंगे? सॉफ्ट वो होंगे जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा। अच्छा सॉफ्ट जब, अच्छा ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा तो इसकी एक और खास बात है कि ये ज्यादातर जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अगर आप लेते हो तो उसमें डी ऑर्बिटल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो लार्ज नंबर का डी ऑर्बिटल होगा, बड़े साइज का होगा, तभी वो सॉफ्ट है। अगर वो हार्ड होता तो छोटे साइज का होता। तो जब ये बड़े साइज के होते हैं तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाते, और इनमें सिग्मा बॉन्ड की जगह पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो पाई बॉन्ड जो है वो ये बनाते हैं और सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन के थ्रू एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं।